अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द जर्नलिस्ट कट में मैं हूँ रईसा फ़ातिमा और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सजाद अनवर साहिब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। सर, रावलाकोट का मामला बहुत ज़्यादा गंभीर है। आज DGISPR ने भी काफ़ी डिटेल में इस पर बात की है और मामला इतना संजीदा है कि पुलिस के तर्जुमान ने ये कहा कि कल शाम को मुसल्लह मुज़ाहिरीन ने ज़बरदस्ती रावलाकोट शहर में घुसने की कोशिश की, दाखिल होने की कोशिश की और इस वक्त पूरे रावलाकोट में बिजली बंद है, मवासलाती राब्ते तमाम मुनक़ता हैं। पूंछ सेक्टर के कुछ शहर हैं जैसे हजीरा, अब्बासपुर और सदनोती, वहाँ पर भी बिजली बंद है। तो हुकूमती इत्तेहाद हमें दूसरी तरफ कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है। इतनी कशीदा सूरत हाल में भी पीपल्स पार्टी और PMLN आपस में लड़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा अनारकी फैली हुई है। इलेक्शन भी मरहलावार जारी हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं इस पूरी सूरत हाल को? देखिए, जिस तरीके से इस वक्त रावलाकोट में एस्केलेशन है और जिस तरीके से एक दूसरे के सामने आमने सामने से फायर हो रहा है, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है। हम लोग बार बार ये कहते हैं कि रावलाकोट पूंछ सेक्टर जो कि एक बहुत स्ट्रेटजिक पोजीशन पे है, ये जो आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर की इस वक्त की जो लैंडस्केप है, वहाँ पे इस तरह का रिबेलियस एक इवेंट होना पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ये बड़ा इसके इसके हज़ार तरह के मफाहिम और इसकी ट्रांसलेशंस की जाएंगी सारी दुनिया में, और दुनिया का मीडिया अब इस पे फोकस कर रहा है। पहले भी हमने कहा था कि ये जो मसल्ह जत्था है वहाँ का, जो कि जिनके पास यानी कि जदीद राइफ़ल्स भी हैं और उनके पास असले के ज़ख़ीरे इतने हैं कि वो इतने दिन से लड़ रहे हैं, लेकिन वो लड़ रहे हैं और उनके पास असला भी मौजूद है। यानी कि एक तरफ आप देखें ना कि आपके पास अपने सिक्योरिटी इदारों की जो ताकत होती है वो कितनी ज़्यादा होती है। अगर वो उनके सामने लड़ रहे हैं तो क्या ये किसी ने मैयर नहीं किया था कि इतना बड़ा ख़तरा है नीचे? और फिर उसके बाद अब सवाल ये है, बुनियादी सवाल ये है कि एल्डर्स को दरमियान में लाना चाहिए, कहीं ट्राइब्स जो हैं इर्द गिर्द के उनको एक्टिव करना चाहिए। मियाँ नवाज शरीफ, आसफ़ अली ज़रदारी, मौलाना फजल रहमान, जो बड़े हमारी पॉलिटिकल फिगर्स हैं, उनको कोई इस सारे मामले में कोई अपना रोल अदा करना चाहिए। लेकिन यूँ लगता है कि कहीं कोई किसी भी जगह पे वो दानिश, वो अक़ल, वो ज़हानत इस्तेमाल नहीं हो रही। कहने वाले ये कहते हैं, जब कहते हैं कि सलामती के इदारों को कहा जाता है कि भाई आप ये एक नाजुक जगह है, जिसको हम पहले ही अपनी शाहरग कहते थे कश्मीर को, तो ये शाहरग के अंदर अगर सर्जरी होनी शुरू हो जाए तो वो कितनी डेंजरस होती है। तो कहने वाले कहते हैं कि जब सलामती के इदारों से कहा जाता है कि इनसे बात करें, तो उनका कहना है कि जो अब तक का ट्रैक एक अपना हिस्ट्री है, अगर उसको देखा जाए मुज़ाकरात की, कि सूफ़ी मोहम्मद से एक दफ़ा बात की गई थी, नेक मोहम्मद से बात की गई थी, TTP से बात की गई थी, फिर BLA से भी एक ज़माने में बात की गई थी, लेकिन इन सारी गुफ्तगुओं का कोई नतीजा नहीं निकला, इन सब के साथ लड़ना पड़ा। तो उनका ख़्याल है कि इसको लड़ाई के ज़रिए ही सॉर्ट आउट किया जा सकता है। ये वो कांटा है जिसको कांटे के ज़रिए ही निकाला जा सकता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जैसे आप दुनिया में कहीं पे भी कहीं एक प्रोसीजर एक साथ नहीं हो रहा होता। आपने हार्ट की सर्जरी भी करनी होती है तो एनेस्थीसिया देना पड़ता है, उसका बाकी बीमारियां चेक करनी पड़ती हैं कि उसके अलावा क्या प्रॉब्लम्स हैं, वल्नरेबिलिटीज़ देखनी पड़ती हैं। तो सिर्फ ये नहीं होता कि वो डॉक्टर सीधा आके हार्ट के ऊपर ऑपरेट करता है और चला जाता है। इसी तरह ये जो एक बड़ा नाजुक इस वक्त मसला है रावलाकोट में, वहाँ पे इसके साथ साथ जो जुड़े हुए मसले हैं। अब आप देखें ना कि पूरी रीजन जहाँ पे बिजली बंद हो, आप अंदाज़ा कर सकते हो आपके घर में अगर बत्ती बंद हो जाए फॉर अनलिमिटेड टाइम तो किस तरह की मिजरी जन्म लेगी।
अच्छा, आप बेजार हो सकते हैं जैक से कि इनकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हुई, तो कुछ लोग स्टेट से भी बेजार हो सकते हैं। तो एक मैसिव बेजारी जो है वो तख्लीक पा जाती है जब कोई चीज़ भी वार जोन में आप होते हैं। इससे पहले भी हम बात कर चुके थे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसको सिर्फ एक ही तरीके से, सिर्फ लड़ के बुलेट के ज़रिए हल करने से ज़्यादा कुछ और भी उससे जुड़े हुए एसोसिएटेड चीज़ें जो हैं उनको एक्सप्लोर करके, पॉलिटिकल पावर्स पाकिस्तान की जो हैं उनको इस्तेमाल करके, पाकिस्तान के दोस्तों के इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करके, जो उनके साथ राब्ते में लोग हैं उनको इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये जल्दी से जल्दी ये मामला रिजॉल्व हो सके। अच्छा, नेक्स्ट सवाल से पहले आप थोड़ा सा ये बता दें कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब काफ़ी दिनों से ये कह रहे थे कि मेरे पास एक हल है, ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन बनाया जाए। तो आज उस ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन की करारदाद जो है वो मंजूर हो गई है और उनके कुछ पॉइंट्स भी हैं कि उन्होंने कहा है कि ये हम फौरी चाहते हैं कि कश्मीर में हो। तो आपको लगता है कि ये फॉर्मली एक ट्रांसलेट की जा सकेगी चीज़ इनटू अ लॉ, या फिर बस इसकी करारदाद तक ही देखिए, ये इम्पोर्टेंस है? करारदाद है आज़ाद कश्मीर असेंबली की, और उस असेंबली की कि जो जा रही है, अच्छा। जिसका ये आखिरी इजलास है। उसके बाद अगली असेंबली आएगी, उस मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट बनेगी। तो इस करारदाद की क्या मतलब एक वैल्यू है? या बिलावल भुट्टो इतने दिनों से जो कह रहे थे कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन, वो उसमें भी एक रुकावट थी ना। उसमें रुकावट ये थी कि उसकी शर्त ये थी बिलावल भुट्टो की तजवीज़ की कि एक तरफ रियासत रुक जाए, दूसरी तरफ जो ये जैक वाले हैं वो भी रुक जाएं, और उस दौरान ये कमीशन की जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती कौन गलत कौन सही, उस वक्त तक दोनों फ्रीकैन जो हैं वो अपनी अपनी एक्टिविटी रोक दें और उसका इंतज़ार करें। तो उसमें तो ना तो जैक वाले एग्री किया जैक ने, और ना रियासत ने एग्री किया, तो वो तो बाहर ही रह गई। मतलब ये एक सिंबॉलिक एक एफर्ट थी जो सिंबॉलिक ही रह गई। उसकी कोई ना पहले कोई वैल्यू थी ना कोई बाद में वैल्यू थी। और ये जो आज़ाद कश्मीर की असेंबली है या आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है, वो इसलिए भी, अगरचे वहाँ पे आज़ाद कश्मीर की पुलिस इस्तेमाल हो रही है, लेकिन जो कमांड है बेसिकली वो तो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट की नहीं है। कमांड जो है वो बुनियादी तौर पे आपके सलामती के इदारों की है वहाँ पे, और दूसरी तरफ कमांड जो है वो रिबेलियंस की है। तो इसलिए ये मामला काफ़ी पेचीदा है। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा तज्ज़ियाकार ये कह रहे हैं कि इस वक्त पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान एक तरह से नूरा कुश्ती है। तो इतनी वर्स्ट सिचुएशन है और दोनों पार्टीज़ को सिर्फ अपने अपने फ्यूचर की पड़ी हुई है, अपने फ्यूचर की जंग लड़ रहे हैं बेसिकली। तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखें, ये बहुत बड़ा वाक़तन इस मौके पे इन इवेंट्स के साथ जहाँ पे ब्लडी वाक़यात हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, इलाके जो हैं वो उनको आपने बिल्कुल वहाँ पे एक तरह से आप क्या करते होते थे, वो जो लॉकडाउन आपने किया हुआ है, एक तरह से पूरा रावलाकोट लॉकडाउन में है इस वक्त अगर आप देखा जाए, सिर्फ उन जत्थों की वजह से जो कि हमारे सिक्योरिटी के इदारों पे अटैक कर रहे हैं। उस मौके पे आप कश्मीर के इक़्तिदार के लिए इस तरह की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बाज़ औक़ात बड़ी शफ़ाक़ किस्म की चीज़ लगती है। लेकिन ये क्या है? पहली बात तो ये है कि ये इलेक्शन अभी होना ही नहीं चाहिए था। ठीक है। क्योंकि जब तक आपके पास ये जो वैली है, ये यहाँ पे पीस नहीं हो सकता था, तब तक कोई, हमने पहले भी तजवीज़ दी थी कि कोई इसका एडहॉक निज़ाम बना लेते। ये इलेक्शन जो है इस मौके पे नहीं होना चाहिए था। बिलावल भुट्टो ने भी वैसे तो कहा था कि ये इलेक्शन जो है मुलतवी कर दिया जाए तब तक जब तक यहाँ पे पीस नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अब अगर इलेक्शन हो रहा है तो उसमें दो मुख्तलिफ तरह के धड़े हैं। PMLN जो है वो मुकम्मल तौर पे सपोर्ट में है सलामती के अदारों के कि आप इनके साथ बात ना करें। मरियम साहबा ने भी कहा कि उन लोगों से कोई बात नहीं हो सकती जो सीधे आप पे हमला कर रहे हैं। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जो था वो कह रहा था कि आप इनसे बात कर लें,
हम इनसे बात कर लेते हैं, या इनके जो मुतालबात हैं, या कश्मीरी अब उस तनख्वाह पे काम नहीं करेंगे जिस पे पहले करते रहे, इनको कुछ और नया देना पड़ेगा, कुछ आपको रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी कॉन्स्टिट्यूशन में, इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है उसको बढ़ाना पड़ेगा, इनके हुकूक देने पड़ेंगे। बिलावल भुट्टो ये बात कर रहे थे। लेकिन जिस दिन इलेक्शन हुआ उस दिन ये जब आपस में गुत्थम गुत्था हो गए तो वो इनके नैरेटिव पीछे रह गए। अब सिर्फ ये है कि ये एक पावर पॉलिटिक्स की लड़ाई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं रियासत को या इस्टेब्लिशमेंट को कि आपने नून लीग को जितवाया है, वरना मैं जीत रहा था। और मुस्लिम लीग नून कहती है कि आप जब जीबी में जीते थे तो क्या उस वक्त भी आपको रियासत ने जितवाया था। यानी इस तरह की ये सारी बातें हो रही हैं। ठीक है। पर मैं ये समझता हूँ, जो एक मुबस्सर के तौर पे मैं ये समझता हूँ, वो ये है कि अब फेज़ 2 और फेज़ 3 के इलेक्शंस हो रहे हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि इंतज़ामिया को, जो इलेक्शन कमीशन है आज़ाद कश्मीर का, उसको कि वो ज़रा ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रखा जाए। अच्छा, मतलब बजाय इसके कि एक लड़ाई से निकलें। एक लड़ाई रावला कोट में हो रही है, एक लड़ाई मुस्लिम लीग नून और PMLN में हो रही है, पीपल्स पार्टी में और मुस्लिम लीग नून में हो रही है। तो ये मामलात जो है ना इलेक्शन के, वो थोड़े से ट्रांसपेरेंट होने चाहिए आने वाले दिनों में। ठीक है। पहला तो ये मसला है। दूसरा मसला ये है कि इन पार्टियों की अपने अपने चैलेंज हैं। बिल्कुल। कोई माने या ना माने, मुस्लिम लीग नून का सबसे बड़ा चैलेंज ये है, वो जितनी मर्जी अच्छी गवर्नेंस कर लें, नए इदारे बना लें, ये कर लें, वो कर लें, उनका चैलेंज ये है कि पंजाब के अवाम बेधक चुके हैं मुस्लिम लीग नून से। और आज अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं और PTI पे पाबंदियां ख़त्म होती हैं तो PTI बहुत बड़ी पॉलिटिकल पावर बन के उभर आएगी पंजाब में। तो जो मुस्लिम लीग नून है वो इस डिस्पेंसेशन में या इस तरह के अरेंजमेंट्स में, जिसमें इमरान खान जेल में है, PTI पे पाबंदियां हैं, उसमें तो महफूज है। ठीक है। लेकिन अगर ये फॉर दैट मैटर इस बोतल का ढक्कन खुलता है तो PMLN का जो फ्यूचर है वो पंजाब में काफ़ी डार्क है। अच्छा, इसके बावजूद कि मरीम नवाज़ बहुत मेहनत कर रही हैं, इसके बावजूद कि वो उनकी गवर्नेंस जो है उसकी सब तारीफ़ कर रहे हैं। अच्छा, जो बिलावल भुट्टो का चैलेंज है वो क्या है? बिलावल भुट्टो का चैलेंज ये है कि वो अगरचे सिंध का जो देही सिंध है, कराची के अलावा, कराची और हैदराबाद के अलावा, वहाँ पे उनके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन उनका चैलेंज ये है बिलावल भुट्टो का कि वो जितना खुद को एक प्रोग्रेसिव या एक डेमोक्रेट के तौर पे पेश करते हैं, सिंध में अभी तक एक फ्यूडल बेस्ड पॉलिटिकल एक इलेक्टोरल सिस्टम वहाँ पे बना हुआ है। वहाँ की जिस वक्त भी कोई मिडिल क्लास या नीचे से निचली क्लासेस जो हैं वो सार उठाएंगी तो वो पीपल्स पार्टी के लिए ख़तरा होंगी। PTI का नो डाउट के सिंध में कोई फुटप्रिंट नहीं है, उनको इमीडिएट ख़तरा कोई नहीं है पीपल्स पार्टी को। वो अपनी कंफर्टेबल मेजॉरिटी लेकर सिंध गवर्नमेंट बना सकते हैं। लेकिन अगर बिलावल भुट्टो पंजाब की सियासत करना चाहते हैं और पंजाब में आके मतलब एक अपनी नई बेस बनाना चाहते हैं, वो जो पुरानी बेस थी वो तो ख़त्म हो चुकी है। मोस्टली पुरानी इनकी जो वोट बैंक थे, जो पुराने जाले थे, कुछ हैं जो इनके साथ खड़े हैं, बाकी तो PTI के साथ चले गए थे सारे अरसे में जब इन्होंने कहा था कि हमने पंजाब की सियासत नहीं करनी। तो पंजाब में तो उनको नई पैवंदकारी करनी पड़ेगी अपने लिए, तब जाके वो इस स्टेज पे आएंगे कि वो PMLN के साथ सही तरीके से मतलब उनका आमना सामना कर सकें या इमरान खान का आमना सामना कर सकें। ये बिलावल भुट्टो का चैलेंज है। अब उसने ये जो गिलगित बल्तिस्तान की कैंपेन की थी या अब जो कश्मीर की लड़ाई लड़ रहा है, ये अपने आने वाले उस चैलेंज को भी सामने रख के
वो उसकी एक बुनियाद बनाने की कोशिश कर रहे। तो एक तरह से ये अपने अपने मुस्तकबिल की दोनों जमातें जो हैं वो लड़ाई कर रही हैं, लेकिन उस वक्त कर रही हैं जब कश्मीर जल रहा है। ये वो मौका नहीं है। इस मौके पे मैं तो समझता हूँ कि इस मौके पे एक लीड लेनी चाहिए मियां नवाज शरीफ साहब को एज ए एल्डर पॉलिटिशियन। उनको सारे सीनियर पॉलिटिशियन पाकिस्तान के जो हैं उनको बुलाना चाहिए और कश्मीर के ऊपर बात करनी चाहिए कि कश्मीर को, कश्मीरी लोगों की असल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करने के लिए हमें कैसा एक पैकेज बना के उनको देना पड़ेगा, ताकि ये जो इस तरह के मिलिटेंट जत्थे बन रहे हैं उनको आने वाले मुस्तकबिल में रोका जा सके। बिल्कुल, दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। सर, मैंने आपसे एक राना सनाउल्लाह साहब पर भी सवाल करना था। उन्होंने पिछले दिनों 2,500 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पर लगाया था और कहा था कि दुबई भेजे गए हैं। तो जब जियो न्यूज़ के एंकर शाहज़ेब खानज़ादा साहब ने और शहजाद इकबाल साहब ने उनसे सवाल किया तो वो काफ़ी ज़्यादा सीख पा हुए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो ऐसा क्यों, मतलब वो क्यों उसकी एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं दे रहे? असल बात यह है कि राणा साहब ने एक हवाई छोड़ी थी ना। अच्छा। अब उनके पास कोई सबूत तो नहीं है किसी बात का। इलेक्शन कैंपेन में आप कह देते हैं, नैरेटिव बिल्डिंग, लेकिन मीडिया जो है वो आपकी हर जो एक जुमला होता है या हर एक विजुअल बाइट होती है उसको पकड़ के आपका ऑडिट शुरू कर देता है। तो राणा साहब जो है गुस्से में आ जाते हैं। तो कल परसों उन्होंने एक सवाल भी रखा था कि राणा साहब सीख पा क्यों होते हैं। हाँ। तो वो मुझे वो फिल्म याद आ गई बॉलीवुड की, एक बड़ी आर्ट मूवी थी इंडियन, ये 90s की, कि एल्बर्ट पेंटो को गुस्सा क्यों आता है। तो वो ये है कि अब राणा साहब की ये छेड़ बन गई है कि जो भी पूछेगा 2,500 अरब रुपया जो गया है पीपल्स पार्टी का दुबई में, तो आपने कैसे कह दिया। तो वो फिर राणा साहब उस पर ऐसा नाराज़ होते हैं कि वो संभाले नहीं जाते। उस दिन शहजाद इकबाल को उन्होंने ऐसी बातें सुनाई कि जनाब आपका तो काम ही ये होता है कि आप लोगों को ना ट्रायल कर देते हैं उनका, तो कैसे कर सकते हैं आप, मेरी बात का मेरे से जवाब कैसे पूछ सकते हैं। अच्छा। जबकि वो कहते हैं कि हमारा काम ही है कि आपने जो कहा है उसको एक्सप्लेन कर दें। तो लेकिन राणा साहब एक्सप्लेन करने के बजाय गुस्सा जो है वो ऐड कर देते हैं उसमें। ठीक है, चलें, ये तो क्लैरिटी आ गई। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की एक डिटेल्ड मुलाकात हुई है जिसमें उन्होंने KPK और बलूचिस्तान की सूरत हाल पर डिस्कशन की है, ओवरऑल मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर डिस्कशन की है। तो क्या वो जो हमने कल अपने प्रोग्राम में जजेस की समरी जो रोकी हुई है जरदारी साहब ने, उस पर भी डिस्कशन उन लोगों की हुई होगी, और जो वफाक के साथ उनके मसले मसाइल चल रहे हैं क्या वो बातें भी हुई होंगी, क्योंकि मीडिया पर तो ज़ाहिर नहीं आती हैं ऐसी बातें। ये तो तय है ना कि जरदारी साहब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से नाराज़ हैं जी, और इस्टेब्लिशमेंट से भी उनको गिले शिकवे हैं, कश्मीर के इलेक्शन पे भी और बाकी चीज़ों पे भी। ये तो सारी चीज़ें अंडरस्टूड है ना, वो भी हुई होंगी। बाकी जो कहने के लिए तो यही कहते हैं ना, जब कोई मुलाकात होती है तो रवायती जुमले के बाहमी तबादला ख्याल हुआ, या अब ये तो एक क्लीशे ही बन गया ना कि आप दहशतगर्दी के खिलाफ एक बयान दे दें। मुल्क की सूरत हाल, दहशतगर्दी तो रोज़ हो रही है और रोज़ बयानात जारी किए जा रहे होते हैं इन लोगों के खिलाफ। तो मेरा ख्याल है कि हार्डकोर बातचीत हुई होगी। जो तो वज़ीर दाखिला साहब ने रिक्वेस्ट की होगी जरदारी साहब से कि आप समरी रोके ना, पता नहीं। वो ये भी खबरें हैं कि वो 1-2 दिन में ये समरी वाले मामलात भी तय हो जाएंगे, और शायद क्या बात हुई होगी मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हुई इन्हीं चीज़ों पे बात होगी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान का $3 अरब का जो कर्ज़ा है वो रोल ओवर कर दिया है। तो इससे पाकिस्तान में एक तरह खुशहाली आएगी, जैसे देखा जाए तो है तो कर्ज़ा ही, कोई एक्स्ट्रा पैसे उन्होंने नहीं दिए। तो आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, खुशहाली कैसे क्या था, वो सिक्योरिटी के लिए आपने सऊदी अरब को पैसे वापस करने थे। हाँ। $3 अरब वो उन्होंने आगे मज़ीद रोल ओवर कर दिया। तो ये हमने दुबई से पैसे लिए थे $3 अरब। जब हमारा सऊदी अरब से एक सिक्योरिटी पैक्ट हुआ तो दुबई नाराज़ हो गया और उन्होंने कहा जी कि पहले उन्होंने विज़िट किए पाकिस्तान के कि आप ये पैक्ट ना करो। तो जब हमने कर लिया तो उन्होंने कहा कि लाओ पैसे कटो जड़े असी तू एक बुरे वक्त में दिए थे। वो हमारे पास तो नहीं थे ना। तो हमने सऊदी अरब से गुजारिश की कि इनको पैसे कुछ देने हैं पिछले, तो वो आप अदायगी कर दें क्योंकि हमारे पास तो नहीं। तो सऊदी अरब ने वो पे कर दिए, पैसे तो अब भी नहीं है।
उनको देने के लिए, तो हमने गुजारिश की होगी कि इसको ज़रा रोल ओवर कर दें। अच्छा, तो वो रोल ओवर बस हो इतनी सी गया। बात है, कोई खुश होने की ज़रूरत खुश नहीं है। होने की इतनी बात है कि आपको खुद नहीं देने पड़े। अच्छा अच्छा, परवेज़ इलाही साहब और मोहम्मद ख़ान भट्टी साहब की जो सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत ख़ारिज करने की जो दरख्वास्त की अपील है जो गवर्नमेंट की जानिब से की गई थी वो मुस्तरद कर दी है। वैसे तो वो सियासत में एक्टिव नहीं है, तो क्या हम इस तरह समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से उनकी बेल कंफर्म कर दी है ये दरख्वास्त ज़मानत की अपील मुस्तरद करके? मतलब उनके ऊपर जो तलवार लटक रही थी इन मुकदमात की वो तो ख़त्म हो गई। कह रहे थे 29 मेरे पे फेक मुकदमात हैं। जो भी फेक वो कह सकते हैं मुबैना तौर पे, और जिन्होंने मुकदमे बनाए वो कहेंगे असली है, लेकिन कई चीज़ें तो परवेज़ इलाही के हक़ में हैं, कई ख़िलाफ़ भी हैं। लेकिन इस वक्त उनको रिलीफ़ मिल गया है, लेकिन इस रिलीफ़ को वो क्या करेंगे? वो काफ़ी अरसे से बाहर हैं, लेकिन वो पीटीआई के इस वक्त गालबन चेयरमैन नहीं सदर हैं। चेयरमैन तो वो गौहर साहब हैं। उनको ये ओहदा दिया था इमरान ख़ान साहब ने जब इन्होंने अपनी पार्टी को ज़म किया था पीटीआई में, लेकिन वो मुकदमों से भी बरी हो गए हैं, लेकिन अपने ओहदे से भी बरी हैं, एक किस्म के खामोश बैठे हुए हैं। ना उनका कोई हाँ में जवाब है, ना में जवाब है, ना कोई एक्टिविटी करते हैं, ना अडयाला जाते हैं, ना कौमी असम्बली में जाके उनके लोगों से मिलते हैं, ना अचकज़ई साहब की ये जो कैंपेन है उसका हिस्सा बनते हैं, ना वो कोई रोल प्ले कर रहे हैं। कभी कभार बयान दे देते हैं कि जी इमरान खान की जद्दोजहद के हम साथ हैं। फॉर्मली हम कह दें कि पॉलिटिकल सफर एक खत्म हो तरह गया से उनका। वो अपने आप को उन्होंने रिटायर कर लिया है। Okay. या उनको कोई पीटीआई की तरफ से असाइनमेंट नहीं मिली Maybe. कि याद ही नहीं किया इमरान खान साहब ने जेल में से कि वो चेयरमैन वो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनको कुछ काम दें या उनके लिए कुछ करें। तो साहबज़ादा उनका बाहर बैठा है, वो सिर्फ ट्वीट्स के ऊपर। आज मैंने देखा था उनका ट्वीट जो आज एक लाहौर में बारिश की वजह से छत गिरने से लोग हलाक हुए हैं उनके ऊपर, तो वो बस ट्वीट पे बैठे हुए हैं। तो उनका मेरा ख्याल है कि एक ज़ीरक सियासतदान है, वज़ीर आला 2 दफ़ा वज़ीर आला पंजाब बने, स्पीकर रहे मल्टीपल टाइम, तो उनको चाहिए कोई रोल प्ले करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कुछ बताएं, लेकिन शायद वो डर गए हैं इस सारे मामला इस निज़ाम में। ठीक है, आपने 1-2 दिन से न्यूज़ देखी होगी, बहुत ज़्यादा चल रही है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अवान के घर पर पुलिस ने छापा मारा, गमले तोड़े, उनकी फैमिली को हरास किया, हालांकि पुलिस थाने से कुछ ही दूर उनका घर था। तो ये पुलिस पे एक अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन हमारी पुलिस क्या कर रही है? देखें, ये जो मंसूर अवान साहब है ना, ये अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है। अटॉर्नी जनरल का ओहदा जो होता है वो जज के बराबर होता है, और पुलिस की एरिया में जो वीवीआईपी लोग होते हैं ना, पुलिस को उनके घरों का पता होता है कि ये घर किसका है, ये घर किसका है, क्योंकि कोई ना कोई मूवमेंट हुई होती है वहाँ पे। अच्छा, ये जो अटॉर्नी जनरल, जैसे मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वल होते हैं, इनकी तनख्वाह, इनका प्रोटोकॉल, इनका दर्जा जो रियासत देती है। तो ये तो नहीं हो सकता था ना कि पुलिस को पता ना हो कि ये घर जो है वो अटॉर्नी जनरल साहब का है। पुलिस गई वहाँ पे जाके उन्होंने छलांगे मार के वो सारे 11 लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमा हुआ। इसका मतलब 11 पुलिस एहलकार उस ऑपरेशन में शरीक थे। अंदर गए, उन्होंने ये जो सीसीटीवी होता है आपका नेटवर्क घर में लगा हुआ, उसको उतारा, उसका डीवीआर ले गए साथ, और फिर वो अपनी जो रिकॉर्डिंग थी इनकी कि जैसे इन्होंने एंटर किया, और वो सारी डिलीट करके अब डीवीआर वापस कर दिया। वो सारे 11 एहलकार एसएचओ समेत मुअत्तल कर दिए गए। आज पता चला कि एसपी साहब भी जो हैं उनको भी उधर से हटा दिया गया है, जो मुतल्लिका एसपी थे। तो ये लाहौर पुलिस का दूसरी कार्रवाई है। आपको याद होगा कि रज़ा डार के मामले में भी एक मजिस्ट्रेट के घर चले गए थे दीवार फलांग के, और एसएचओ जो था उसको मुअत्तल किया गया था। इसको भी मुअत्तल किया गया, लेकिन इन्होंने इनके ख़िलाफ़ तो केस भी हो गया ना, ये जो इस एसएचओ पे, तो इन्होंने वो अपनी अबूरी ज़मानत भी ले ली है। पुलिस वालों को कौन पूछता है? इतनी बड़ी ग्रॉस वायलेशन हुई, इतनी बड़ी वायलेशन हुई। लेकिन अब आप सोचें कि अगर अटॉर्नी जनरल का घर महफूज नहीं है, तो जो आम आदमी है उसके सामने ये तो एक तरह से पुलिस गर्दी की एक स्टेट बनती जा रही है।
बिल्कुल यही हाल पुलिस का कराची में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। कराची में रज़ा मीर, एक 25 इयर्स ओल्ड बॉय, IBA ग्रेजुएट, वॉफ्लिक्स का उनका एक बिज़नेस था, उनको एब्डक्ट करके कत्ल कर दिया गया और केमिकल से झुलसी हुई लाश उनकी बरामद हुई गुलिस्तान जौहर के एरिया से। तो बहुत ही एक तो अफसोसनाक वाक़या कि यूथ अपने लिए अपने दम पर इतना कुछ इस मुल्क में कर रही है और मुल्क जो है वो उनको सिर्फ सिक्योरिटी नहीं दे सकता। अभी तफ्तीश जारी है उनके मामले की कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन है इसके पीछे। 2-4 लोग मुलव्वस बताए जा रहे हैं, लेकिन वाक़या इन इटसेल्फ बहुत दिल दहला देने वाला है और इस तरह के वाक़यात हम हर 2-4 महीने बाद सुनते हैं। ये बड़ा आलमिया है। ये जो मौत है ये बड़ी ही तशवीशनाक बहुत है दर्दनाक होती है। और जब क्रिमिनल्स ये सब कर रहे होते हैं, पुलिस कहाँ होती है, आपका सर्विलियंस सिस्टम कहाँ होता है। कराची पुलिस जो कि इतने अरसे से हज़फ़े तनकीद है इस तरह का, ये जो वाइट कॉलर और ये जो इस तरह का क्राइम होता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं, आपका ये जो कैमरे लगाए हुए हैं आपने, वो क्या वो काम करते हैं या नहीं करते। अक्सर जब वारदात हो जाती तब ये पहुँचते। अब मुझे नहीं पता इस नौजवान का, रज़ा मीर का, कि कौन किस जालिम ने उसके साथ ये सारा जुल्म किया है, लेकिन वाकई अगर देखिए मैं समझता हूँ पुलिस डिटर्मन हो तो वो वाक़े की तह तक पहुँच जाती है। अगर किसी ने ये जो कराची पुलिस है या वज़ीर आला सिंध है, ये उसकी ख़ास नाअहली है कि इस वारदात को तो कम अज़ कम एक टेस्ट केस बना देना चाहिए और पता करना चाहिए कि किस जालिम ने किस जेलसी में, किस दुश्मनी में इस नौजवान की जान ली है। सर कितने ही हम ऐसे वाक़यात लेकिन कराची में तो मैंने देखा है ना कि कराची में इस तरह के नौजवानों के जो उभरते हुए पॉलिटिशियंस होते हैं, उभरते हुए मतलब यूथ होती है जो कि सेल्फ सस्टेन्ड, सेल्फ सफिशिएंट होती है, उनके कत्ल ऊपर नीचे हुए। जैसे मुस्तफ़ा आमर का कत्ल था। अब देखें ना कि वो कोई आम बच्चा नहीं था मुस्तफ़ा आमर, और जिस तरीके से उसको घर में बुला के वो ड्रग पैडलर ने अपने घर में बुला के सरिये से मार के उसको मार दिया और फिर कहीं जाके उसकी लाश जो है दफन कर दी। इसी तरह उससे पहले एक मुरीद अब्बास एंकर थे, उनका कत्ल हुआ, वो भी इसी एज के थे, 24-25 साल के। वो भी एक उनका कारोबारी किसी के साथ लेन देन था और वहाँ उसको उसी आर्गूमेंट में उसको कत्ल कर दिया गया। फिर इसी तरह वो जो शाहजेब वाला मशहूर ज़माना कत्ल, नौजवान आदमी था जिसको वो जो शाहजेब जतोई वगैरह, शाहरुख जतोई, तो ये कराची पुलिस और वज़ीर आला सिंध जो है उसकी नाक के नीचे इतने घनौने ये जो वारदातें हो रही हैं, उनके लिए ये मैं समझता हूँ कि एक चैलेंज है। उनको ख्याल करना चाहिए, उनकी पुलिस को ख्याल करना चाहिए कि वो अपने लोगों की हिफाजत करें। सर आपने जितने भी केसेस के नाम लिए, ये केसेस आज तक लटके हुए हैं। शाहरुख जतोई वाला केस, NGOs लड़ रही है, मतलब क्या ही बंदा। फिर आपको पता है मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही थी इस केस के हवाले से, तो लोग इस हद तक मतलब बेजार हैं, इतने आवाज़ार हैं, उनको कोई उम्मीद नहीं है आपकी स्टेट से, कि वो ये कह रहे हैं कि अब तो कराची में कोई घर से निकल जाए तो बस वो वापस आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। यही बात है, ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं कि एक बच्चा जब जाता है ना तो बाकी सब पेरेंट्स अपने अपने बच्चों के लिए फ़िक्रमंद हो जाते हैं और सबको अपनी अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं। और ये सिस्टम और ये पुलिस का निज़ाम, मैं पहले भी कई दफ़ा अपने प्रोग्राम में कह चुका हूँ, ये सर्विस करने, लोगों को बचाने के लिए तैयार नहीं है। ये गोरे का डिज़ाइन किया हुआ निज़ाम है। हमें आज के चैलेंजेस के मुताबिक एक नई पुलिस बनाने की ज़रूरत है और कराची जैसे शहर को तो बिल्कुल एक नई एक मॉडर्न पुलिसिंग की ज़रूरत है। बिलावल भुट्टो को इन चीज़ों पे काम करना चाहिए ना। अगर वो समझता है कि बिलावल भुट्टो के आने वाले वक्त में उसने सियासत करनी है तो वो सबसे पहले तो कराची को एक मॉडल के तौर पे एक बनाए ना, उसको शोकेस करना चाहिए। हाँ। और मैं लास्टली देख रही थी ग्लोबल रैंकिंग्स, इंडिया वाले अपनी ग्लोबल रैंकिंग्स डिस्कस कर रहे थे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में वो कहाँ फॉल करते हैं, करप्शन इंडेक्स, क्राइम इंडेक्स, तो वो IQ इंडेक्स उन्होंने एक एग्जांपल दी कि ईरान 4थे नंबर पे है इंटेलिजेंस में और जो इंडिया है वो 80वें नंबर पे है। लेकिन पाकिस्तान में हम इस तरह की डिस्कशन डिबेट पाकिस्तान का पता है आपको देखते कि हम IQ लेवल पे कहाँ पे हैं, कितने पे। हाँ, लेकिन मैंने जब सोचा कि हम पाकिस्तान का भी देखते हैं तो पाकिस्तान का जब मैंने देखा तो ग्लोबल IQ में जहाँ ईरान 4थे नंबर पे है, भारत 80वें नंबर पे है,
तो पाकिस्तान 93 से 96 के दरमियान स्विंग कर रहा है, यानी हम भारत से भी बहुत पीछे हैं आईक्यू लेवल पे। अच्छा, फिर दूसरा है हैप्पीनेस इंडेक्स। उसमें इंडिया 143 मतलब 143वें नंबर पे है, जबकि उसमें पाकिस्तान ज़रा बेहतर है। पता नहीं पॉपुलेशन हमारी थोड़ी इंडिया से कम है या जो भी है, हम 104 नंबर पे हैं और फिनलैंड नंबर 1 पे, और फिनलैंड नंबर पे। लेकिन 104 का मतलब भी तो ये है ना कि 147 मुल्कों में हम 104 मुल्कों 103 मुल्कों से पीछे 103 मुल्कों से पीछे हैं। तो हैप्पीनेस कैसे आ सकती है जब इस तरह के कराची के वाक़यात आप जो सुना रही हैं, जिस तरह की फ्लड की सूरत हाल है, हर मामले में आधा लाहौर जो है वो तकरीबन वो फिरोज़ वाला जो शादरा वो आधा लाहौर डूबा हुआ है, मकान गिरने से लोग, पेट्रोल की कीमतें रोज़ हो रही हैं पानी में। तो ना जहानत है, जहानत होती आईक्यू लेवल हमारा कोई बेहतर होता तो हम कम से कम सर अपनी, वो तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी से होता है। जब रोटी के लाले पड़े हों तो कहाँ से दिमाग चलने हैं लोगों के। ये भी है, लेकिन दिमाग का ताल्लुक जो है वो, कुछ लोग कहते हैं कि वर्स्ट सिचुएशन जो होती है किसी भी मुल्क की, डार्क टाइम्स में उनके दानिश्वर और फिलोसफर्स पैदा होते हैं। जब कभी कभी ऐसा मसला आया, अब चल ही हमेशा से डार्क टाइम्स रहे हैं, फिर तो क्या ही दिमाग का काम करना है। ठीक है सर, इसके साथ ही बहुत शुक्रिया आपके आज के तज्ज़िये के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल हम हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।